आसे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के। अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के। सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। निसंदेह रूप से जागृति फिल्म के ये बोल, ये शब्द निर्दोष हैं। और ये सिर्फ निर्दोष ही नहीं होते, प्रेरक भी होते यदि इन शब्दों को जो डिजर्व करते थे उनके लिए लिखा जाता। लेकिन जरा दुर्भाग्य तो देखिए, 1954 में बनी फिल्म जागृति के इस गीत को लिखा प्रसिद्ध गीतकार पंडित प्रदीप ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया हेमंत कुमार ने, फिल्म को बनाया सत्यन बोस ने। लेकिन फिल्म का जो कंटेंट है वो सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। मेरे कहने का मतलब कि इस गीत को क्रांतिकारियों के लिए नहीं गाया, क्रांतिकारियों के लिए नहीं लिखा गया जिन्होंने दुश्मनों की चाल को समझा था, भारत के भाल से विदेशी शासन के अक्षर को मिटाया था, जिन्होंने मुल्क को वास्तव में हर बला को टाल करके मंजिल पर लाया था। लेकिन वे उस तूफान में कहीं गुम हो गए जिस तूफान से उन्होंने किश्ती को तो निकाल दिया, लेकिन तूफान के किनारे खड़ा हमेशा ही तूफान को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति इन क्रांतिकारियों के श्रेय को ले उड़ा। और फिर पंडित प्रदीप जैसे प्रतिभा संपन्न गीतकार ने इसके कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से धूमिल करके क्रांतिकारियों की जगह गांधी को इस गीत का नायक बना दिया। स्वागत है आपका गांधी जिसे हम नहीं जानते श्रृंखला की 7वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह और मैंने जानबूझ करके इस गीत की भूमिका से आज की वार्ता को आरंभ किया है, क्योंकि ये फिल्म आई थी 1954 में, लगभग 70 साल पहले। और 7 दशकों से ये गीत जो है ये एक कर्कश ध्वनि बना हुआ है, क्योंकि इस सही परिप्रेक्ष्य में योग्य लोगों के लिए नहीं लिखा गया, नहीं गाया गया। तो थोड़ी सी भूमिका इसकी और इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य आज जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ वो कॉन्साइड कर रहा है इस फिल्म के एक इतिहास से। जागृति फिल्म आई थी 1954 में, सत्यन बोस ने इस फिल्म को बनाया। लेकिन गांधी वध के 6 वर्ष बाद आई इस फिल्म के ठीक 5 साल पहले 1949 में इसी सत्यन बोस ने एक बंगाली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था परिवर्तन, और उसी परिवर्तन का रीमेक था ये जागृति। लेकिन एक और बड़ा संयोग देखिए, चाहे वो परिवर्तन हो या जागृति हो, चाहे वो तूफान से किश्ती को निकालने वाले गीत के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव को बल देने वाला, और गांधी जो वास्तव में इस देश का शत्रु था, अंग्रेजों का लॉयलिस्ट था, उसे महिमा मंडित करने के लिए गीत लिखे गए। लेकिन ठीक उसी साल जिस साल सत्यन बोस ने बंगाली में अपनी फिल्म बनाई थी, 1949 के जनवरी महीने में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ने
अमेरिका के एक मैगजीन में लेख लिखा था जनवरी 1949 में। पत्रिका का नाम था पार्टीजन रिव्यू, और जो लेख का टाइटल था वो था रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, यानी गांधी पर उसके विचार। और उस लेखक का नाम था जॉर्ज ऑरवेल। ये बात एकदम अलग है कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में ही हुआ था, क्योंकि उन दिनों भारत में अंग्रेजी यानी ब्रितानी हुकूमत के लोग रहते थे। मोतिहारी बिहार में जन्मा जॉर्ज ऑरवेल शुरू में गांधी को कुछ और नज़रिए से देखता था, लेकिन जब उसे एक असाइनमेंट मिला, या यूं कह लें कि जब उसे एक मौका मिला कि वो गांधी पर एक लेख लिखे और जिसे छापना था पार्टीजन रिव्यू, एक अमेरिकन मैगजीन को, तब उसने एक ऐसी सच्चाई बयां की जिस सच्चाई को उसी साल से छुपाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव ये था कि गांधी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ देयर पावर। वास्तविकता ये नहीं थी। इसकी वास्तविकता को जॉर्ज ऑरवेल एक जाने माने एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। साइंस फिक्शन के भी एक तरह से कह लें कि उन्होंने उन दिनों उस जो ग्रुप था उस ग्रुप के वो भी एक लेखक माने जाते थे। 1984, एनिमल फार्म और कई ऐसी किताबें हैं जिसमें जॉर्ज ऑरवेल ने, जिन किताबों के माध्यम से जॉर्ज ऑरवेल ने अपने सशक्त हस्ताक्षर को और पूरी दुनिया में एक हस्ती के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इसलिए रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी को पूरी दुनिया में बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। उसे कोई ये कह कर के इनकार नहीं कर सकता, जो आदत है हमारे देश में, विशेष करके देश के वैसे खेमे की जो राष्ट्र विरोधी खेमा है। देश में तो रहता है लेकिन राष्ट्र का विरोधी खेमा है, और यही कारण है कि वो अपना नायक भी उन्हीं को चुनता है जो राष्ट्र के विरोध में खड़े रहते हैं, यानी गांधी को। गांधी के विषय में जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी इस बहुत कहने का मतलब ये कोई पुस्तक नहीं है रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी, 5-6-7 पृष्ठों वाली एक लेख है, जिस लेख में गांधी के ऑटोबायोग्राफी और बाकी की चीज़ों को लेकर के जॉर्ज ऑरवेल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेख के दूसरे ही तीसरे पैराग्राफ में जॉर्ज ऑरवेल ने बता दिया कि गांधी कौन था। बाकी बातें तो एक तरह से कह लें कि वो गांधी का एक अलग तरीके से उसका प्रोजेक्शन है, लेकिन जिस बात से हमारा वास्ता होना चाहिए वास्तव में उसको मैं वर्बेटम कोट कर रहा हूं। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, इट वॉज अपेरेंट दैट द ब्रिटिश वेयर मेकिंग यूज ऑफ गांधी। स्पष्ट था कि ब्रिटिश जो है वो गांधी का उपयोग कर रहे थे, और थॉट दे वेयर मेकिंग यूज ऑफ हिम, या फिर ऐसा सोचा जाता था कि ब्रिटिश उनका गांधी का यूज कर रहे हैं। फिर ऑरवेल कहता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एज ए नेशनलिस्ट ही वॉज एन एनिमी। ऑरवेल का मानना था कि चूंकि गांधी को लोग यहाँ पर नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी भी कहते थे, इसलिए वो तो ब्रिटानी हुकूमत का दुश्मन था, ही वॉज एन एनिमी। बट सिंस इन एवरी क्राइसिस he would exert himself to prevent violence। जब कभी भी ब्रितानी हुकूमत पे संकट आया तो उस संकट को टालने के लिए, रोकने के लिए गांधी अपना पूरा बल लगा देता था कि किसी भी तरह से किसी तरह का वायलेंस ना हो और ब्रितानी हुकूमत को कोई हानि ना पहुंच जाए। विच फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे अगर हम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ ब्रितानियों की नज़र से देखें तो मेंट प्रिवेंटिंग एनी इफेक्टिव एक्शन वाट एवर, यानी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह के प्रभावशाली कोई भी ऐसा कार्य को रोकने का एक उपक्रम था गांधी का। इस रूप में ही ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू था। और ही कुड, वो आखिर में उस पैराग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ऑरवेल का, ऑरवेल कहता है ही कुड बी रिगार्डेड एज आवर मैन। आवर मैन, और वो गांधी को इस प्रकार हम रिगार्ड कर सकते हैं अपने आदमी की तरह। और यहीं आकर के हमें
ये समझ में आ जाता है कि गांधी का सही परिचय भारतवासियों को नहीं था। या तो ब्रिटिशर्स को था, जिन्होंने कभी इस बात को जॉर्ज ऑरवेल की तरह, या फिर एलन विल्किंसन जो कि एक अमेरिकन एमपी और मिनिस्टर थी, उनकी तरह कभी एक्सप्रेस नहीं किया। सब कुछ गोपनीय रखा और अभी आने वाले समय में ऐसे ऐसे तथ्यों का खुलासा होना है, जिन तथ्यों से गांधी के उस इमेज को, जिस इमेज को बिल्डअप करने में शुरू में जो गाने की जो पंक्तियां मैंने आपके साथ साझा की, और मैंने ये भी कहा कि वे पंक्तियां अपने आप में निर्दोष इसलिए हैं कि शब्द निर्दोष होते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में दोष होता है। कॉन्टेक्स्ट सही है, कॉन्टेक्स्ट गलत है। गांधी की जगह आप सुभाष चंद्र बोस को रख दीजिए, चंद्रशेखर आजाद को रख दीजिए, भगत सिंह को रख दीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल को रख दीजिए, भगवती चरण वर्मा को रख दीजिए, राजगुरु सुखदेव को रख दीजिए, वासुदेव बलवंत फड़के को रख दीजिए, तब तो सब कुछ सही है। लेकिन इस गीत को जिस व्यक्ति के लिए लिखा और गाया गया, उस व्यक्ति का इमेज उस गीत की तरह है। अगर इसको हम कहते हैं और असर्ट करते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल गलत है। तब हमें कहना पड़ेगा कि ब्रितानी हुकूमत गलत थी। तब हमें कहना पड़ेगा कि एलन विल्किंसन गलत थी, क्योंकि ये सभी लोग एक स्वर में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। और ये क्या कहेंगे, मैंने तो इस श्रृंखला में पहले भी बताया कि गांधी ने ब्रितानी हुकूमत की जो सहायता, जो सर्विसेज की थी, उसके रिकॉग्निशन में गांधी को तमाम सम्मान और तमगे दिए गए। सिर्फ तमगे ही नहीं दिए गए, गांधी को लंबे समय तक वे सारी सुविधाएं मिली जो एक क्रांतिकारी अपने लिए कभी मुहैया कर नहीं सकता था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। अगर वो गलती से भी ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ता था, तो या तो वो ब्रितानी हुकूमत की गोलियों का निशाना बन जाता, या फांसी के फंदे पर चढ़ना उसकी नियति ही थी। क्योंकि ब्रितानी हुकूमत कभी भी अपने दुश्मन को सुविधा मुहैया नहीं करा सकती थी, जो सुविधा गांधी को मुहैया कराई गई थी हर कदम पे। और मैं बारंबार पर्दाफाश कर रहा हूँ, चाहे वो जुल्लू वार मेडल हो, बोयर वार मेडल हो, या फिर कैसरे हिंद हो, या फिर गांधी के आने जाने से लेकर के उसके जेल में रहने तक की वे तमाम सुविधाएं जो एक क्रांतिकारी कैदी के रूप में कल्पना से परे रखता था, गांधी को मुहैया थी। और ऐसे में अगर कोई आकर के जबरदस्ती करना चाहे कि नहीं गांधी वॉज ग्रेट, और ग्रेट तो ग्रेट, गांधी के लिए ऐसे ऐसे गीत लिखे जाए कि वो गांधी जो है वो दुश्मनों के चाल को समझता था। गांधी भारत के भाल से विदेशी शासन के अक्षर को मिटाना चाहता था, या मिटा देता था, हर बला से बचाना चाहता था। जबकि ऑन द अदर हैंड, गांधी का एक सिंगल ऐसा आंदोलन नहीं था जो ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ था। एक कोई पॉइंट आउट कर दे, ले दे करके 1942 का एक मूवमेंट दिखता है। उसके पीछे अगर हम डिटेल में जाएंगे, जो कि हम जाएंगे ही, इस श्रृंखला में ही जाएंगे, लेकिन एक उसका प्रिकर्सर दे देता हूं। 1942 में जो करो और मरो वाली बात थी, वो क्या थी? वो ठीक वही काम था। गांधी वॉज एक्टिंग एज ए पुलिसमैन। एलन विल्किंसन ने कहा था ना, गांधी वॉज द बेस्ट पुलिसमैन द ब्रिटिश एवर हैड इन इंडिया। वो एक पुलिसमैन की कार्रवाई थी। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दे रहे थे। तो देखा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देश में ऐसा हो जाए कि हम ब्रिटिश लॉयलिस्ट होने का जो अपना मूल परिचय है, और उसके ऊपर जो मैंने मुखौटा ओढ़ रखा है फ्रीडम फाइटर का, वो कोई नोच के ना फेंक दे। तो चलो भाई, करो या मरो का नारा दो, जो मुश्किल से 10 दिनों में नहीं चला। और उसके बाद फिर बहुत ही कोजी एटमॉस्फेयर में गांधी जेल में चला गया। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा। और उसमें सबसे भयानक परिणाम ये था कि सुभाष बोस ने ब्रितानी हुकूमत को इतना भयानक आक्रांत कर रखा था कि ब्रिटिश किसी भी भारतीय सेना की टुकड़ी के साथ कहीं जाना नहीं चाहते थे। वही
भारतीय सेना की टुकड़ी जो कभी ब्रिटिश लॉयलिस्ट हुआ करती थी, सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से वे किसी भी मोमेंट में अंग्रेजों को उठा करके फेंक सकते थे। इस भय से चले गए। फिर आप कहेंगे कि पार्टीशन के लिए जो गांधी ने जुमलेबाजी की थी वो किस लिए की थी? वो तो इसलिए की थी कि वीर सावरकर ने कह दिया था कि हम देश के बंटवारे को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि सावरकर हीरो बन जाए, तो कूद करके एक जुमला तो दे दिया। फिर तो तमाम बातें मैंने हमेशा बताई हैं और आगे भी आप देखते रहेंगे कि कैसे फिर गांधी ने देश के बंटवारे को कहीं एक बार फिर से देश बंटने से रह ना जाए, इसके लिए जो आखिरी जो प्रयास किया था जिस व्यक्ति ने, वो गांधी ही तो था। 14, 15 और 16 जून को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो जो प्रयास हुए थे, उन प्रयासों के पीछे अंततः गांधी ने ही तो अपनी मुहर लगाई थी ना। तो अब जो मैं बात कह रहा था कि गांधी का जो परिचय मिला, ठीक है, हम जानते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं और इन प्रयासों के माध्यम से सब लोग जानते हैं, लेकिन हुकूमत उसको क्यों ढो रही है? क्योंकि ये एक तरह का मॉडल है कि एक ऐसे कमजोर, खोखले और मुखौटे के पीछे छिपे हुए विदेशी लॉयलिस्ट और एजेंट को सामने रखो और उसके नाम पर शासन करते रहो। हमने आपको अभी बताया कि 1949 में ही सत्येंद्र बोस ने एक फिल्म बनाई और 1949 में ही रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी जनवरी के महीने में ही छप गई थी। और अगर कोई रिसोर्सफुल होगा तो वो जरूर उस लेख को पढ़ेगा, और लेख को पढ़ने के बाद अगर उस पर विश्वास नहीं करता है तो ये अलग विषय हो सकता है, क्योंकि गांधी को प्रोजेक्ट ही इस रूप में किया जाता था। कोई भी जॉर्ज ऑरवेल के इस शब्द को अगर पढ़े कि गांधी नेशनलिस्ट माना जाता था इस कारण तो वो ब्रितानी हुकूमत का दुश्मन था, लेकिन जब कभी भी ब्रितानी हुकूमत पर कोई संकट आया, इन एवरी क्राइसिस, शब्द देखिए, एवरी क्राइसिस गांधी वुड एक्सर्ट हिमसेल्फ टू प्रिवेंट वायलेंस। कहीं कोई अंग्रेजी सत्ता को हिंसा ना पहुंचा दे। यही कारण तो था कि सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ करके अपने मैं इसे हिंसात्मक नहीं बल्कि वीरोचित कार्रवाई कहता हूं, यानी तुम डंडा चलाओ और हम अपने पीठ तुम्हारे सामने कर दे, ये तो नहीं हो सकता है। तुम डंडा चलाओगे तो हम जरूर एक मोटा बल्लम चलाएंगे। कहने का मतलब है कि मामला बराबरी का ही होगा, और यही किया और यही करना चाहिए था। तभी तो जॉर्ज ऑरवेल ने इस तरह के, जब भी कोई मौका आया कि अंग्रेजी सत्ता को कोई कोई हानि ना पहुंचा दे, तो उसने उनका आदमी बन करके, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल, आवर मैन बन करके उसने ब्रिटिश हुकूमत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया। अभी तो हमें डिसाइड करना है कि क्या हम ब्रिटिशर्स के आदमी को अब भी वही सम्मान देते रहेंगे जो अब तक देते रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। इस वीडियो के लिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।